हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इरिक्शन साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इरिक्शन का व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आइए इसी विषय में चर्चा करते हैं। इरिक्शन 1902 उन मनोविश्लेषकों में से एक हैं जिन्हें सामान्यतः एक अहम मनोवैज्ञानिक यानी कि ईगो साइकोलॉजिस्ट के रूप में पहचान की गई है। इन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांत के प्रतिपादन में फ्राइड द्वारा प्रस्तावित विकासात्मक अवस्थाओं को स्वीकार करते हुए उसे व्यक्ति के पूरे जीवन काल तक विस्तृत किया और उसका अध्ययन भी किया। इनके सिद्धांत में फ्राइड के विचारों से थोड़ा हटकर व्यक्तित्व को सामाजिक एवं ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल कारकों के रूप में समझने की कोशिश की गई है। इसीलिए इनके द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को मनोसामाजिक यानी कि साइकोसोशल थ्योरी कहा गया है। इरिक्सन के व्यक्तित्व के सिद्धांत भी मानव प्रकृति के बारे में कुछ विशेष पूर्व कल्पना करते हैं। इन पूर्व कल्पनाओं को संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे पूर्व कल्पनाएं। इरिक्सन का मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक कहें, मनोवैज्ञानिक नहीं, इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत मानव प्रकृति में पूर्णतावाद यानी कि होलिज्म, पर्यावरणीयता एनवायरमेंटलिज्म तथा परिवर्तनशीलता चेंजेबिलिटी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। सेकंड पूर्व कल्पना है मानव प्रकृति के अन्य पहलुओं जैसे निर्धारितता, विवेकपूर्णता, वस्तुनिष्ठता, अग्रलक्ष्यता, विषम स्थिति तथा ज्ञेयता को मनोसामाजिक सिद्धांत में तुलनात्मक रूप से कम महत्व दिया गया है। इरिक्सन ने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अपना ध्यान अहम यानी कि ईगो का विकास, डेवलपमेंट यानी कि जो ईगो का विकास बताया है इन्होंने ईगो का विकास बताया है और इसका डेवलपमेंट एवं उनके कार्यों यानी कि जो फंक्शंस पर केंद्रित किया तथा उनका संबंध उपाअहम यानी कि ईड तथा पराअहम यानी कि सुपर ईगो सुपर ईगो के विकास एवं कार्यों से ना के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने इस सिद्धांत में अन्य कारकों जैसे जैविक कारक, व्यवहारात्मक बिहेवियर कारक, अनुभवात्मक यानी कि एक्सपेरिएंटल कारक तथा सामाजिक कारकों की भूमिका को नज़रअंदाज कर दिया है। इरिक्सन के सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु ये है कि मानव के व्यक्तित्व का विकास कई पूर्व निश्चित अवस्थाएं जो कि सार्वजनीन यानी कि यूनिवर्सल होती हैं से होकर होता है। जिस प्रकार से या जिस प्रक्रिया द्वारा ये अवस्थाएं विकसित होती हैं ये विशेष नियम द्वारा स्वतः नियंत्रित की जाती हैं। इस नियम को पश्चात नियम कहा जा सकता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में इरिक्सन ने मनोसामाजिक अहम विकास यानी कि साइकोसोशल ईगो डेवलपमेंट की 8 अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस को बतलाया और इसके पश्चात नियम के अनुसार विकास की प्रत्येक अवस्था के होने का एक आदर्श समय जो है होता है यानी कि ऑप्टिमल टाइम होता है और प्रत्येक अवस्था एक क्रम यानी कि सीक्वेंस में एक के बाद एक आती है और उनमें व्यक्तित्व का विकास, जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तथा सामाजिक एवं ऐतिहासिक बलों हिस्टोरिकल फोर्सेस के अंतःक्रिया इंटरैक्शन के फलस्वरूप होता है। इन सभी मनोसामाजिक अवस्थाओं जो साइकोसोशल स्टेजेस हैं की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिन्हें समझाया जा सकता है कुछ बिंदुओं के द्वारा, जिसमें प्रथम होती है प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था यानी कि साइकोसोशल स्टेज में एक संक्रांति क्राइसिस होती है। संक्रांति से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन काल की एक ऐसी वर्तन बिंदु यानी कि टर्निंग पॉइंट होता है जो उस अवस्था में जैविक परिपक्वता तथा सामाजिक मांग यानी कि सोशल डिमांड दोनों के में जो है अंतःक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति में उत्पन्न होती है। दूसरी है जिसमें प्रत्येक मनोसामाजिक संक्रांति साइकोसोशल क्राइसिस में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही तत्व
कंपोनेंट्स होते हैं। प्रत्येक अवस्था में उसके जैविक परिपक्वता तथा नए नए सामाजिक मांग के कारण संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट होने का होना इरिक्सन अवश्यंभावी मानते हैं। यदि इस संघर्ष को व्यक्ति संतोषजनक ढंग से समाधान कर लेता है तो इससे उसके विकसित अहम में ऋणात्मक तत्व यानी कि नेगेटिव कंपोनेंट अवशोषित हो जाते हैं और व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध होने की संभावना कम हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्तित्व विकास के लिए धनात्मक तत्व का ऋणात्मक तत्व की तुलना में अनुकूल अनुपात जो है का होना अनिवार्य है। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था के संक्रांति को व्यक्ति को दूर करना होता है या उसका समाधान करना होता है। मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में कर्मकांडता, कर्मकांड तथा कर्मकांडवाद भी होते हैं। इसे इरिक्सन ने 3R कहा है। कर्मकांडता से तात्पर्य समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकृति ढंग से अंतःक्रिया करने से होता है। इस तरह का व्यवहार थोड़े समय के बाद अर्थपूर्ण संदर्भ में दोहराए जाते हैं, अतः इसका अनुकूल महत्व होता है। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था का निर्माण उससे पहले की अवस्था में हुए विकासों से संबंधित होता है। इसी के साथ हम सबसे पहले देखेंगे जो 8 अवस्था बताई हैं उसमें शैशवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, इन्फेंसी, ट्रस्ट यहाँ पर गलत लिख गया है, ये ट्रस्ट होगा यहाँ पर, ये सही है, ये भी सही है, ये सही है, यहाँ ट्रस्ट होगा यानी कि TRUST ट्रस्ट। इन्फेंसी ट्रस्ट वर्स मिसट्रस्ट। ये अवस्था जन्म से लेकर 1 साल के उम्र तक की होती है और फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के मुखावस्था से मिलती जुलती है। इस अवस्था में सबसे पहला धनात्मक अहम गुण जो होता है पॉजिटिव ईगो क्वालिटी जो बच्चे में विकसित होता है वह है दूसरों तथा अपने में विश्वास या आस्था, ट्रस्ट की भावना। विश्वास या आस्था की इस भावना का विकास बच्चों में उत्तम मात्रक देखरेख से उत्पन्न होता है। इस तरह की उत्तम देखरेख से बच्चों में दूसरों के प्रति आस्था तो विकसित होती ही है, साथ ही साथ उसमें ये भी विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि उनके शरीर के अंग जो हैं ऑर्गन जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इस तरह की आस्था के विकसित होने से बच्चों में एक स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण की नींव पड़ जाती है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि कई कारणों से माताएं अपने बच्चों को उतना उत्तम देखरेख नहीं कर पाती हैं या वे मात्र एक अविश्वसनीय, अनुपयुक्त तथा तिरस्कृत ढंग से ही देखरेख करने में समर्थ हो पाती हैं। उनमें बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होता है जिससे वह दूसरों से डर एवं उनके प्रति संदेह एवं आशंकाएं जैसी अनुभूतियां विकसित कर लेता है। इससे मनोसामाजिक विकास की अगली अवस्थाओं में चलकर एक अस्वस्थकर व्यक्तित्व का जन्म होते देखा गया है। इस तरह के अविश्वास की भावना बच्चों में उस समय तीव्र हो जाती है जब वह देखता है कि उसकी माँ ने उसकी ओर से ध्यान हटाकर अन्य चीज़ों या दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इरिक्सन का मत है कि शिशुओं के व्यक्तित्व का स्वस्थकर विकास के लिए सिर्फ विश्वास की भावना की जरूरत नहीं होती बल्कि विश्वास यानी कि ट्रस्ट का अविश्वास यानी कि मिसट्रस्ट की तुलना में एक अनुकूल अनुपात का होना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि वातावरण के साथ प्रभावकारी समायोजन के लिए किसी चीज़ या व्यक्ति पर विश्वास न करना सीखना उतना ही जरूरी माना गया है जितना किसी चीज़ या व्यक्ति पर विश्वास करना सीखना। जब व्यक्ति विश्वास बनाम अविश्वास यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट का समाधान जो है सफलतापूर्वक कर लेता है तो इससे उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति की उत्पत्ति होती है जिससे आशा यानी कि होप की संज्ञा दी जाती है। आशा से तात्पर्य एक ऐसी मनोसामाजिक जो है शक्ति से होता है जिसके सहारे शिशु अपने सांस्कृतिक वातावरण तथा अपने व्यक्तित्व को अर्थपूर्ण ढंग से समझने लगता है। इस अवस्था में शिशु पाए जाने वाले कर्मकांडता को इरिक्सन ने दिव्य तत्व कहा है क्योंकि शिशु अपने सामने माँ की उपस्थिति को एक दिव्य शक्ति के रूप में समझता है और वयस्कावस्था में इस कर्मकांडता को व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ एक स्नेह एवं आदर का आदान प्रदान के कर्मकांड के रूप में विकसित कर लेता है। इस आस्था के कर्मकांडवाद
को इरिक्सन ने देवत्व प्रदान या मूर्ति पूजन कहा है, जो दिव्य कर्मकांडता में विकृति हो जाने से उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति अपने आप को अधिक महत्व देने लग जाता है, अर्थात अपनी पूजा स्वयं ही करने लगता है, क्योंकि उसे दूसरे पर विश्वास नहीं रहता है, या फिर वह दूसरों का परम भक्त बन जाता है, क्योंकि उसे अपने आप पर कोई विश्वास या भरोसा नहीं रहता है। इसी के आगे हम देखेंगे प्रारंभिक अवस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, अर्ली चाइल्डहुड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ये अवस्था 2 साल से लगभग 3 साल तक की आयु की अवस्था होती है। ये 2 साल से और 3 साल तक की होती है, 2 वर्ष से 3 वर्ष। और ये फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के गुदा अवस्था से मिलती जुलती है। जब बालक इससे पहले की मनोसामाजिक अवस्था में विश्वास या आस्था यानी कि ट्रस्ट का भाव विकसित कर लेता है, तो उसमें स्वतंत्रता यानी कि ऑटोनॉमी एवं आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल जैसे शील गुण का विकास जो है इस दूसरी अवस्था में होता है। इससे पहले की अवस्था में बच्चे पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परंतु इस अवस्था में आ जाने में उनमें निरोपेशीय परिपक्वता, सामाजिक विभेद तथा शाब्दिक अभिव्यक्ति कर देता है, यानी करने लगता है। अपने नए गति कौशलों से बच्चा स्वयं भी काफ़ी प्रसन्न होता है तथा प्रोत्साहित होता है, परंतु स्वतंत्रता का यहाँ ये कोई मतलब नहीं होता कि बच्चे को प्रत्येक कार्य करने का अप्रतिबंधित स्वतंत्रता दिया जाए, यानी कि उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाए, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि माता पिता अपना नियंत्रण कायम रखते हुए बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्यों को करने दें। जब बच्चे को माता पिता द्वारा उन्हें एक अत्यंत छोटा समझकर कार्य नहीं करने दिया जाता है, या उसके बदले में माता पिता स्वयं उसका कार्य कर देते हैं, या माता पिता अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखते हैं, तो जो बच्चे की क्षमता यानी कि एबिलिटी से बाहर है, तो इन सभी परिस्थितियों में बच्चों में लज्जाशीलता यानी कि शेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। इससे बच्चों में अन्य मनोसामाजिक मनोवृत्तियाँ जैसे अपने ऊपर शक करना, व्यर्थता तथा शक्तिहीनता आदि का विकास हो जाता है। जब बच्चा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के संघर्ष को सफलतापूर्वक इसका समाधान कर लेता है, ताकि उसमें लज्जाशीलता की तुलना में स्वतंत्रता का एक अनुकूल अनुपात कायम हो जाए, तो इससे उसमें एक नई मनोसामाजिक शक्ति, जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं, विल पावर कहते हैं, की उत्पत्ति होती है। इच्छा शक्ति से तात्पर्य एक ऐसी शक्ति होती है जो बच्चों को स्वतंत्र होकर अपनी रुचि या पसंद के अनुसार कार्य करने तथा आत्मसंयम बरतने में सक्षम बनाती है। इरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में बच्चों में जो कर्मकांडता पाई जाती है उसे विवेक सम्मत कर्मकांडता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इस अवस्था के बच्चे अपने इर्द गिर्द के सही एवं गलत वस्तुओं व्यक्तियों को पहचान आरंभ कर देते हैं, और वयस्कावस्था में जाकर न्याय विचार के कर्मकांड में बदल जाता है, रिचुअल में बदल जाता है, जिससे व्यक्ति के गलत कार्य एवं अज्ञानता जैसे व्यवहारों का मूल्यांकन होता है। विवेक सम्मान कर्मकांडता में विकृति उत्पन्न होने से विधिवादिता जैसी कर्मकांडवाद की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे व्यक्ति नैतिक जवाबदेही के वास्तविक ज्ञान के बिना ही नैतिक या कानूनी नियमों पर अडिग रहता है, और उसके व्यवहार में एक तरह की अनम्यता आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा इरिक्शन व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में 2 बिंदु देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के बिंदु देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।